उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद आई आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा से राज्य में जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। 29 जगहों पर सड़क संपर्क टूट गया है और भूस्खलन भी हुआ है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अन्य लोग इस स्थिति से उबरने में हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। सुने उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो आपदा आई थी बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूर संचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही हैं। लेकिन सभी लोगों ने मिलकर, यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, तीर्थ पुरोहित, सब ने आगे आकर इस मुश्किल समय में तेजी से इस अभियान में सभी को मदद करने का काम किया है, बचाने का काम किया है, राहत पहुंचाने का काम किया है। राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लगातार इस पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित किया। उसका परिणाम हुआ कि रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मुश्किल समय में, आपदा के समय में हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चिनूक हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आज स्वयं भी हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं श्री सौरभ जी, और हमारे विधायक जी, जिले के हमारी पार्टी के लोग, सारे लोग, जिलाध्यक्ष जी समेत सभी प्रतिनिधिगण इस काम में हम सब लोग एकजुट होकर, और मैं तो सभी से कहूँगा कि ये चूँकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। सैल्यूट तिरंगा राष्ट्रवादी संगठन द्वारा गुरुग्राम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता नवीन कुमार, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा के नेतृत्व में की गई, जिसमें मीडिया को संबोधित करते हुए नवीन कुमार ने कहा कि बीते गुरुवार को जम्मू कश्मीर में सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसने देश भर में एक इतिहास बनाया। यह ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा रही। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। यात्रा के दौरान युवा प्रतिभागी गर्व से तिरंगा लेकर अलग अलग स्थानों पर जाएंगे और देश की एकता और अखंडता का संदेश फैलाएंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सैल्यूट तिरंगा युवा मोर्चा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार, कार्यक्रम संयोजक एवं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवि छिकारा और राष्ट्रीय महामंत्री संजय सराफ ने यात्रा का नेतृत्व किया। यह तिरंगा यात्रा पूरे भारत में प्रारंभ की गई है और यह अलग अलग शहरों में 1 से 15 तारीख तक निकाली जाएगी। इस यात्रा में हजारों युवाओं ने भाग लिया और अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन किया। का जो कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोगों को कल ज्ञात होगा कि कल जो यात्रा हुई है बहुत ऐतिहासिक यात्रा हुई है, जिसमें हजारों युवा, अगर हम बाहर से ले जाके युवा साथी वहाँ से ले जाते तो वो मान सकते थे कि उस यात्रा को कोई भी जाके कर सकता था, लेकिन हमने वहीं के कश्मीरी युवा और साथ में मदरसों के बच्चे को हाथ में तिरंगा दिया, जिन्होंने जनगण मन से लेके भारत माता की जय, वंदे मातरम, सारे वहाँ पर चीज़ें गाई। वो सारी वीडियो क्लिप्स हम आप मीडिया बंधुओं को दे देंगे। दूसरी, जो कल से हमारी यात्रा स्टार्ट हुई है,
वो यात्रा अभी 1 से 15 अगस्त तक पूरे देश में और जम्मू कश्मीर के तो खासकर हर एक जिले के अंदर वो यात्रा होगी हमारी। वो यात्रा जगह पर हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी यात्रा होगी जगह जगह पर। उसके बाद हम 15 सितंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें हम दिल्ली के अंदर लगभग 1000 गाड़ियों का काफिला तिरंगे के सम्मान में निकालेंगे, जो पूरी दिल्ली से होते हुए 16 सितंबर को वो यात्रा दिल्ली से होते हुए ऋषिकेश तक जाएगी, दिल्ली से ऋषिकेश तक। और 17 सितंबर को हम ऋषिकेश में तिरंगा गंगा आरती का आयोजन करेंगे। ये हमारा 17 सितंबर 2024 का प्रोग्राम है, एजेंडा है ये हमारा। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है, हम नवंबर में 29 नवंबर को हम अटल सम्मान 25 दिसंबर को हम लोग अटल सम्मान करने जा रहे हैं, जिस अटल सम्मान में हम देश भर से लगभग 50 महत्वपूर्ण लोग जो सामाजिक क्षेत्र में, जो ब्यूरोक्रेट्स में अच्छे पद पे हैं, जो समाज की सेवा के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम अटल सम्मान देंगे। चूंकि ये 100वां जन्मदिन है अटल जी का, तो इसका हम ये आयोजन विज्ञान भवन के अंदर करने जा रहे हैं। और हम लोगों की बहुत महत्वपूर्ण कोशिश होगी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में आए, उपस्थित हों। जो तिरंगा यात्रा वाला कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हम लोगों की कोशिश है कि राजनाथ जी या अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, वो झंडा फहरा के और उस यात्रा को आगे विदा करें। क्योंकि देखिए, झंडे का जो सम्मान है वो हम हर भारतीय के लिए, हर 140 करोड़ लोगों के लिए है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी पद पे है, कुछ भी काम करते हो, लेकिन झंडे से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो है हम लोग एक तिरंगा क्रिकेट लीग करने जा रहे हैं जनवरी के अंदर, जनवरी 2025। आयोजन कहाँ पे? उसका आयोजन जो होगा वो गुजरात दमन में होगा। उसमें देश भर से 8 टीमें बनाई जाएंगी। उस 8 टीमों का जो कंसर्न हमारा रहेगा, वहां जो भी युवा जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन किसी न किसी मजबूत संबंध के चलते वो वहां पहुंच नहीं पाते जहां उसको पहुंचना चाहिए, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो हम लोग उससे जो भी युवा बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम द्वारा संसद में जेएन मेडिकल को लेकर दिए गए बयान के विरोध में समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम सुधीर कुमार को सौंपा है। इस ज्ञापन में सपा छात्र सभा ने राष्ट्रपति से सांसद सतीश गौतम की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। पत्र के अनुसार सपा छात्र सभा का कहना है कि सांसद सतीश गौतम क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराते और आए दिन इस तरह की बयानबाजी कर शहर का माहौल खराब करते हैं। राष्ट्रपति को भेजे गए इस पत्र में सपा छात्र सभा ने आरटीआई एक्टिविस्ट पंडित केशव देव के द्वारा सांसद पर दर्ज कराए गए परिवाद का भी जिक्र किया है। दरअसल सांसद सतीश गौतम द्वारा बीते दिनों संसद में जेएन मेडिकल को लेकर एक समुदाय को लेकर टिप्पणी की गई थी। फिलहाल सपा छात्र सभा ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीएम को देकर सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ये राष्ट्रपति महोदय के लिए हमने जिलाधिकारी के थ्रू हमने एक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन में हमने एक मांग रखी है कि जो सतीश गौतम जी है अलीगढ़ सांसद जी के लिए, माननीय अलीगढ़ सांसद जी को या तो अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, या फिर उनको संसद से उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। किस तरह की टिप्पणी की है? जिस तरीके से कि एक हिंदू के मतलब उपचार नहीं हो पाता है, ऐसा कैसा कह सकते हैं वो? क्या एक बार आके देखा सांसद जी ने? कभी सांसद जी ने कभी क्षेत्र का दौरा किया? सांसद जी सिर्फ अपने मफाद के लिए ऐसे तूड़-मूड़ बयान देते रहते हैं जिसमें कि उनकी तुच्छ राजनीति करने के लिए कहा जाता है ऐसे बयानों के लिए। ये जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। डिमांड्स हमारी ये हैं कि इसमें जो है राष्ट्रपति जी या तो इनको इस पद से इस्तीफा इनका ले या फिर इनको मतलब इनको संसद से इनको बर्खास्त किया जाए। देखिए, जब भी सांसद सतीश गौतम जी का चुनावी समय हो या कोई भी प्रदेश में चुनाव हो, देश में चुनाव हो, अभी उपचुनाव आने वाले हैं, तो इनको हिंदू मुसलमान याद आ जाएंगे, उसके बाद जीरो बैलेंस में चले जाते हैं ये लोग। तो क्या सतीश गौतम नफरत की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये पिछली बार इन्होंने 2019 के चुनाव में वादा किया था कि जिन्ना की तस्वीर हटाएंगे,
ये आज उस मुद्दे को पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते कि तस्वीर हटाइए। इन्होंने नहीं हटा पाई क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं कि ये हटा दें, और धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। और यही नहीं, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान की सभा में भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी को भी दलित बता सकते हैं। तो इनकी तो राजनीति मानसिकता ही ऐसी है। ये आज एक ज्ञापन समाजवादी छात्र सभा राष्ट्रीय सचिव इंजमाम उल हक तथा उनके अन्य साथियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि माननीय सांसद अलीगढ़ द्वारा अभी हाल में ही एएमयू के संबंध में कोई बयान दिया गया है, उसके विरोध प्रदर्शन में इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है, यथाशीघ्र कार्रवाई के लिए वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो डिमांड की गई है इनके द्वारा? कुछ डिमांड भी की गई है इनके द्वारा? नहीं, डिमांड भी की गई है, ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई के लिए अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर सीमा यादव ने मनोज के साथ शादी रचाई थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद जब फौजी ढाबा के मालिक सुरेश यादव से सीमा यादव की नज़दीकी बढ़ी तो दोनों ने मिलकर मनोज को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 80 वर्षीय बुजुर्ग पीड़िता सूरज देई के अनुसार बेटे मनोज का अपहरण कर सुरेश यादव और सीमा यादव ने हत्या कर 100 ढाबा के पास ही सिंगूर नदी में बहा दिया, जिसके बाद से लगातार बुजुर्ग पीड़िता थाने के चक्कर लगाती रही और इंसाफ की मांग करती रही। लेकिन उस समय सुरेश यादव सपा में लोहिया वाहिनी का जिला अध्यक्ष हुआ करता था। सुरेश यादव का दबदबा इस कदर था कि लोग सुरेश यादव के नाम से भय खाते थे, जिसके चलते पुलिस भी मामला दर्ज करने से बचती रही। धीरे धीरे वक्त बीता और उत्तर प्रदेश में सरकार बदली। घटना के 15 वर्षों के बाद पीड़िता ने एक बार फिर से अपनी पैरवी तेज की, जिसके बाद सुरेश यादव और सीमा यादव के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने जांच शुरू की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। 6 साल तक मामले में कानूनी दांवपेच चले। जिरह, बहस और गवाही के बाद मामला फैसले तक पहुंचा, जिसके बाद कानपुर देहात जिला न्यायालय में एडीजी फर्स्ट पूनम सिंह ने आरोपी सुरेश और सीमा को दोषी करार दिया और दोनों को 10-10 साल कारावास सहित 50-50 हज़ार का जुर्माना लगाया और जुर्माने की 80% रकम पीड़िता सूरजदेई को दिए जाने का फैसला सुनाया। सूरजदेई ने भी न्यायालय के फैसले का सम्मान कर न्यायालय और सरकार का धन्यवाद दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्या कहेंगे, किस तरीके से घटना हुई थी? ले गए वो काम मार के डालन बेटा, ये काम तो बता नहीं। अच्छा, वकील साहब ने बताया कि 15 साल से मुकदमा दर्ज है। हाँ, नहीं, कितना परेशान हुई? बहुत परेशान बहन, इतना परेशान बहन कि दिन रात ही दौड़न। कंप्लेन क्या भी मिलती है? हाँ, क्या बोलती? ये बोला कि माता जी तुम्हारी कहीं मिलेंगे और मामा तुम्हारे कहीं मिलेंगे और काला बहन तुम्हारी कहीं मिलेगी, मरी मिलेगी। लेकिन आपने हार नहीं मानी, 21 साल से बेटे की लड़ाई लड़ी। हार नहीं मानी, हम इलाहाबाद तक गए। आज खुश है? हाँ, आज हम खुश है ना। आज हमारे बेटा के होते नहीं आओगे बच्चे को। इतने वर्षों बाद, यानी लगभग 21 वर्षों बाद आज एक बूढ़ी माँ को न्याय मिला है। बहुत कठिन मुकदमा था। 15 वर्ष बाद एफआईआर हुई थी। कोई डायरेक्ट एविडेंस, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर नहीं थे। और एविडेंस एक्ट में जो सेक्शंस 106 है, प्रिजम्पशन है, इसी के आधार पर, और कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड है, इसी के आधार पर हम इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे। बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन समय समय पर हमको हमारे एसपी साहब ने, डीएम साहब ने, एएसपी साहब ने बहुत सहयोग किया। इसके साथ साथ हमारे कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने ने बहुत अच्छा सहयोग किया। हमारे कनिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी हमारा पूर्ण सहयोग किया और इसके कारण हमारा मोरल को कभी गिरने नहीं दिया, जिसके कारण जो है हम आज इस सफलता को अर्जित कर पाए। देखिए, मुकदमे में मैंने तो स्पष्ट रूप से
मैक्सिमम पनिशमेंट की बात कही थी, क्योंकि मैंने अपनी बहस में सजा के समय ये बोला था कि अगर 7 वर्ष में कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो न्यायालय उसको सिविल डेथ डिक्लेयर कर देती। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के रसलगंज स्थित एलजे मेमोरियल हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मिली जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के गांव अमरगढ़ी के रहने वाली नुसरत को उसका पति रिजवान और परिजन डिलीवरी के लिए रसलगंज स्थित एलजे मेमोरियल अस्पताल लेकर आए थे, जहां डिलीवरी के 38,000 रुपये मांगे गए। परिजनों ने बताया कि नुसरत की डिलीवरी में बच्ची का जन्म हुआ था, लेकिन नुसरत की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर डिलीवरी के बाद चले गए। कई बार अस्पताल स्टाफ को नुसरत की तबीयत बिगड़ने की बात बताई गई, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। इसी दौरान नुसरत की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल में अन्य परिजन भी इकट्ठे हो गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। वहीं परिजनों ने कहा कि वह 100 का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते और अस्पताल स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की। डिलीवरी करानी थी, डिलीवरी के लिए तो क्या हुआ कि इन लोगों की डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर ऊपर ले गए। ऊपर इन्होंने बोतल चढ़ाई, बोतल चढ़ाते समय फिर खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद इन्हें दिक्कत बन गई। मैं डॉक्टर के पास आया, मैडम के पास आया, मैं बोला उसकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी मेरी। फिर उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई है, तब मैं दोबारा आया हूँ। फोन चला रही मैडम यहाँ पे चला रही, वहाँ पे चला रही, तो ये चले गए। फिर एक बोतल लगाई आई, बोतल लगाने के बाद फिर वापसी आ गए। मैंने कि मेरा पेशेंट ठंडा पड़ा है, उसे जाकर देख लो, तुम्हारे बस की नहीं है तो बड़े डॉक्टर साहब को बुला लो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर तू है क्या? मैं हूँ, मैं खुद कर लूंगा। इन्होंने मुझको उल्टा सीधा कह दिया। मतलब यहाँ के स्टाफ में या डॉक्टर भी? यहाँ के जो स्टाफ है। हाँ। कितना पैसा ले लिया? पैसे तो मैंने 27,000 रुपये लिए थे। तो आपकी बच्ची है, बेटी बेटा? हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। यहाँ का जो स्टाफ था वो ये कह रहा था वो खुद डॉक्टर नहीं है। सब बिल्कुल खतरे में आ गई, सब बुलाए डॉक्टर को। क्या आप किस तरीके की कार्रवाई चाह रही है? मेरा आ रहे भैया बंद मेरे सब आ रहे हैं, मैं वैसा पोस्टमार्टम ना कराऊंगी। पोस्टमार्टम नहीं कराने चाहते? क्या कराऊंगी? बुला लो तो कंप्यूटर नहीं है, मैं कर लूंगी। यहाँ का जो स्टाफ था वो ये कह रहा था वो खुद कर लूंगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मेहंदी बानी में पदस्थ लेखपाल राजेंद्र कुमार मार्को को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित मदन कुमार नामदेव 30 मई 2024 को मेहंदी वानी विकास खंड कार्यालय से रिटायर हुए थे, जिनकी पेंशन ग्रेच्युटी के संबंध में सेवा पुस्तिका जांच कर प्रकरण पूर्ण करने के एवज में बीईओ कार्यालय में पदस्थ लेखपाल राजेंद्र कुमार मार्को को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर मध्य प्रदेश के खनियान थाना से है, जहां सुलार खुर्द गांव में 1 साल की दूधमुही बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दरअसल महिला अपनी 1 वर्षीय बच्ची के साथ बेंगलुरु में मजदूरी कर रही थी। इसी दौरान सुलार खुर्द का रहने वाला भैयालाल आदिवासी नाम का एक व्यक्ति उस महिला को घर पहुंचाने के लिए बेंगलुरु से साथ लेकर सुलार खुर्द आया था। महिला का घर टीकमगढ़ में है, लेकिन उसे टीकमगढ़ नहीं ले जाकर युवक सुलार खुर्द गाँव ले आया। बताया जा रहा है कि 15 दिन से लगातार आरोपी युवक महिला के साथ मारपीट कर रहा था। बच्ची की मां ने बामोर कला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद घटनास्थल पर बामोर कला खनियान थाना पुलिस सहित पिछोर एसडीओपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल आरोपी अभी फरार चल रहा है।
30 कैबिनेट की बैठक मंगलवार को खत्म हो गई। इस बैठक में 36 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। बता दें कि पीएमसीएच में 4,315 पदों का सृजन किया गया है। पटना जू में 1977 से चल रही टॉय ट्रेन को फिर से चलाए जाने का निर्देश जारी किया गया है। दानापुर रेल इसका निर्माण कराएगी। 9,88,000 का यह बजट है। 4 कोचेज होंगे, ट्रैक भी बिछाया जाएगा। बता दें कि 2015 से यह टॉय ट्रेन बंद है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में नौकरी देने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य और परिवहन विभाग में भी नई नौकरियां देने की बात कही गई है। हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के पुनर्गठन किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। मुंबई में निवेश आयुक्त कार्यालय खोला जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना मद से गैर योजना मद में पैसे दिए जाएंगे। श्रम संसाधन विभाग में बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली है। आपको यह बात होगा जो लेबर डिपार्टमेंट में जो ESI हॉस्पिटल है, लेबर डिपार्टमेंट कार्य करता है, उसमें जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ है, उनकी सेवा शर्त जो मेडिकल डिपार्टमेंट में सेवा शर्त है उसी के अनुरूप कर दी गई है। योजना एवं विकास विभाग में बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2024 स्वीकृति दी गई है। पूर्व में ये योजना ये सेवा नियमावली बनाई गई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने सेट असाइड किया है। पुनः उसका संशोधित नियमावली स्वीकृत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। नमस्कार।